हाँ, क्लास 11 के लिए हम रोटेशनल मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन या हम इसे कह सकते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, इसके पहले मैकेनिक्स में बहुत सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम। तो ये सारी चीजें हमारी मास पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, देखिए रिजिड बॉडी एक्चुअल में होती है या नहीं होती है उस पे हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि रिजिड बॉडी है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बॉडी रिजिड बॉडी है या नहीं है। सपोज कीजिए ये एक कोई बॉडी है, इस बॉडी में हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिया, दिस वन इज ए एंड बी। अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमारे पास d है और इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ये कोई भी वर्क करते हैं किसी भी तरह से, अगर इस डिस्टेंस को हम चेंज न कर पाए, मींस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन अ बॉडी इज फिक्स्ड, देन दैट बॉडी इज टर्म्ड एज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, यह हमेशा फिक्स रहती है। तो रोटेशनल मोशन में हम सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब जरा एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास जो मोशंस होते हैं, एक मोशन होता है हमारा ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन होता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, सपोज कीजिए ये बॉडी है, ये हमारा एक टेबल हो गया और इस टेबल पे एक ये बॉडी ए रखी हुई है। ठीक है, इस बॉडी में हमने तीन पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए। ये पॉइंट है हमारा स्मॉल ए, ये पॉइंट हमने ले लिया स्मॉल बी एंड दिस वन इज स्मॉल सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया, इसका या एक जगह से। ये बॉडी कुछ समय के बाद यहां पे आ गई। ठीक है, टी टाइम के बाद ये बॉडी हमारी यहां पहुंच गई। बॉडी तो वही है। अच्छा, अब जब पार्टिकल्स के मार्क करते हैं, ये पार्टिकल हमारा ए यहां पे आ जाएगा, सी यहां पहुंच गया और बी हमारा यहां पे आ गया। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गई डी, सी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, सेम डिस्टेंस हो गई, और बी और बी के बीच की डिस्टेंस भी सेम हो गई। इसका मतलब इस ए बॉडी के सभी पार्टिकल्स इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड हो जाती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए, लीनियर वेलोसिटी इसको कहेंगे, दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी। सो इस तरह के मोशन में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास पहली बात ये आ रही है कि अगर t हमारा क्या है, सेम है यहां पे। ठीक है, अगर t सेम है तो इसका मतलब d जो डिस्टेंस मूव किया वो भी सेम हो गई, और डिस्टेंस अगर सेम हुई तो इनकी वेलोसिटी भी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, ये भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो
तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी ट्रांसलेशनल मोशन की। तो ट्रांसलेशनल मोशन में इस तरह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है। अगर रिजिड बॉडी है तो इनके बीच में ए सी बी ए या बी सी के बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे था वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। तो हमने ये पाया कि अगर t डिस्टेंस के बाद टाइम के बाद हमने नोट किया तो a भी उतनी डिस्टेंस कवर किया जितनी c ने कवर की या b ने कवर की। इट मींस ऑल द पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी अंडर ट्रांसलेशनल मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal time, that is their linear velocity is same। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी ट्रांसलेशनल मोशन की। अब हमारे पास आता है दूसरा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को समझिए। रोटेशनल मोशन में जैसे नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि कोई चीज रोटेट होगी। रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, घूम रही है। ठीक है, तो घूम रही है तो उस किस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। तो दूसरा हमारा इसमें जो मोशन हो गया दैट इज रोटेशनल। रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन से पहले जरा कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे। देखिए टर्म्स ये है हमारा कि अगर एक कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, इसका रेडियस है हमारे पास r। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल मान लीजिए यहां पे था p और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया और ये टाइम हमारा था स्मॉल t ले लीजिए। तो इसको अगर हमने ड्रॉ किया और ये तो ये r हो गया, ये r। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस उसने जो कवर की वो s है और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो मैथ्स में आपने पढ़ा है थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहां से हमारे पास आ गया थीटा, आर्क लेंथ है s और ये हो गया r। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास आया s इज इक्वल टू r थीटा। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे। अब आते हैं हम अपने रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में जैसे सपोज कीजिए कि एक रॉड है आपके पास, ये एक रॉड है, ठीक है, एंड इट इज पाइवोटेड एट दिस पॉइंट। मींस ये अगर इस तरह की रॉड है तो यहाँ पे फिक्स है, इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जिस भी तरह से चाहे हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे पाइवोटेड है और किसी टाइम के बाद ये रॉड यहाँ पे पहुंच गई। ये टाइम हमारा कितना लगा, टाइम t। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है थीटा, थीटा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ठीक है, t टाइम के बाद A पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, B पॉइंट यहाँ पे आ गया और C पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, A ने लीनियर डिस्टेंस कम कवर की, ठीक है, इसने लीनियर डिस्टेंस ज्यादा कवर की और इसने इन सभी से ज्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर हम थीटा की टर्म्स में लेते हैं तो ये एंगल अगर हम इसको थीटा a कर लें, इसको थीटा b कर लें और इसको थीटा c कर लें। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमें एक चीज मिल रही है, ये एंगल जो होगा ये थीटा था तो ये भी थीटा के बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होगा और ये भी थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि थीटा a दैट इज इक्वल टू थीटा b दैट इज इक्वल टू थीटा c। सिमिलरली और भी पार्टिकल्स हम ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉडी यहां से रोटेट हुई, ठीक है, रोटेट होने के बाद इन सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट एंगल्स के टर्म में होता है और वो सभी पार्टिकल्स का सेम होगा। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग हो गई और हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम हो गया। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास यहाँ पे आ गई कि थीटा हमारे पास सभी पार्टिकल्स का यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, फर्स्ट है रोटेशनल मोशन में थीटा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स के लिए थीटा हमारा सेम है। अच्छा, टाइम देखिए, जिस टाइम में ए यहां से यहां पहुंचा है उसी टाइम में बी यहां से यहां आया है और उसी टाइम में सी यहां से यहां आया है। तो अगर हम इन सभी को टाइम से डिवाइड कर दें, ये है हमारे पास थीटा ए दैट इज इक्वल टू थीटा बी दैट इज इक्वल टू थीटा सी। अगर सभी को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो देखिए ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल्स के टर्म में हो रहा है तो यहाँ पे इस चीज को हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। इट इंप्लाइज ओमेगा ए दैट इज ओमेगा बी दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, यहां पे क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी भी सभी पार्टिकल्स की सेम आ गई। ठीक, अब फर्दर हम देखते हैं, अगर फर्दर इसको फिर हम t से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को यहां पे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास अल्फा ए दैट इज इक्वल टू अल्फा बी दैट इज इक्वल टू अल्फा सी। तो इसका मतलब थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि अल्फा ए, सॉरी इसको लिख देते हैं अल्फा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। तो उस तरह का मोशन जिसमें हमारे पास सभी पार्टिकल्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन सेम होगा, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये डिस्कस किया कि ए की लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी और इसकी लीनियर वेलोसिटी इसमें डिफरेंट है। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी बट लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज डिफरेंट, लीनियर वेलोसिटी हमारी अलग होगी। अब जरा यहां पे एक चीज और देखिए ध्यान से, रोटेशनल मोशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी पे सारा चैप्टर बेस्ड है। अभी हमने एक रिलेशन यहां पे आया हमारे पास S इज इक्वल टू आर थीटा, नंबर 1 कर ले। ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम दोनों को S इज इक्वल टू आर थीटा t से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास s अपॉन t क्या आता है, लीनियर वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू r और ये आ जाएगा ओमेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। ठीक है, यहां पे अगर ध्यान दीजिए, अगर ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v किस पे डिपेंड करता है, r पे। तो अभी देखिए क्या था, ये हमारा रॉड था, ये यहां पे गया, ये a b और c, इसका r और इसका r डिफरेंट है, तो v किसमें प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पे। तो जिसका r ज्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में c की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी
और एंगुलर वेलोसिटी पे। सिमिलरली हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में भी रिलेशन आएगा। देखिए ये है हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर फिर हम t से डिवाइड करते हैं तो ये v अपॉन t हमारा एक्सीलरेशन आ गया, लीनियर एक्सीलरेशन, एंड दिस वन इज r अल्फा। तो ये रिलेशन हमारा हो गया लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि हम क्यों रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ते हैं इसमें। तो रिजिड बॉडी देखिए, जैसे अभी हमने रॉड लिया है, अगर रॉड की जगह मान लीजिए रोप हम ले रहे हैं, ये एक हमारी रोप है, एक जगह इसको फिक्स कर दिया और इस पे 3 पॉइंट्स हमने ले लिए ए, बी और सी। तो ये क्या होगा, जब इस रोप को हम यहां ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा लटक जाएगी, वो बिल्कुल रिजिड नहीं रहेगी। तो यहां पे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसमें क्या होगा, थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ये डिफरेंट हो जाएगा तो ओमेगा में डिफरेंट हो जाएगा, ओमेगा डिफरेंट होगा तो एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में ये हमारी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी के बारे में ही हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी पार्टिकल्स की सेम रहती है। यहां पे जरा एक एग्जांपल लेके हम समझ लें कि हमारे पास कौन सी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है और कौन सी रोटेशनल मोशन में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सपोज कीजिए एक बॉडी है हमारी, ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, और एक यहां पे साइकिल का पहिया है, ठीक है। यहां पे हमारे पास 3 स्पोक दिए हुए हैं, 1 2 3, इसकी नंबरिंग 1 कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं और ये 3 कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहां पे हमने इसको लॉक कर दिया है, ठीक है, और इसको आप यहां से एज इट इज लेके जा रहे हैं। यहां के बाद ये यहां पे पहुंच रहा है, ठीक है, किसी टाइम के बाद ये लॉक इसमें ऐसे ही है। तो यहां पे देखिए, जब आपने देखा ये 1 यही रहेगा, 2 यही रहेगा और 3 यही रहेगा, इसका मतलब ये सिर्फ डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, रोटेट नहीं हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशनल हो गया। सिमिलरली देखिए आप, सिंपल सी बात है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये सभी के डिस्टेंस उतनी ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। अच्छा, यहां पे देखिए एक आपको की पॉइंट बताते हैं जिससे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मोशन ट्रांसलेशनल है या नहीं। देखिए इसी कंडीशन में देखिए, ये हमारे पास बॉडी थी पहले, ये 1 2 3, ये यहां पे पहुंच गई, ठीक है, लॉक था हमारा, ये यहां से यहां पहुंच गई 1 2 3। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये हमने ले लिया या 2 3 ले लीजिए, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए यहां पे, ठीक है। सिमिलरली वही पॉइंट यहां पे भी ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये और ये लाइन पैरेलल आती है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। दिस इज द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व वेदर द मोशन इज ट्रांसलेशनल और नॉट, ठीक है। अब जरा इसी कंडीशन को दूसरे तरह से समझते हैं। कंडीशन ये है, यही साइकिल का पहिया है हमारा, ये पहिया है, ये 1 2 3 लॉक हट गया। एक बच्चा इसको ऐसे करते हुए, रोल करते हुए लेके आ रहा है, यहां पे इसकी पोजीशन ये आ गई, ठीक है। अब देखिए यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वही आए, कोई जरूरी नहीं है यहां पे 2 आए और यहां पे 3 है, कुछ भी आ सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये घूमते हुए गया। घूमते हुए गया मतलब इसका जो मोशन था दैट इज रोटेशनल मोशन। ये मोशन हो गया रोटेशनल मोशन, ठीक है। प्लस यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये घूमा तो है ही है लेकिन यहां से डिस्प्लेस भी हुआ है, तो इसके साथ साथ इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी था। तो इस बॉडी के पास हमारे पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों है। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब जरा एक बात समझिए, अगर ये यहां पे पहिया हम ले लेते, सीधा सा पहिया, और स्टैंड पे इसको खड़ा कर देते। स्टैंड पे खड़ा करने के बाद उसको अगर हम घुमा रहे हैं तो वो सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन अगर घूमते घूमते साइकिल की तरह जैसे चलाते हैं साइकिल, आगे वो चल रहा है तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये दोनों मोशन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी अभी इंट्रोडक्शन में थी। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड यहां पे आएगा हमारे पास। उसके पहले जरा एक चीज देखिए, लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में अभी हमने क्या पढ़ा, यहां पे हम लेते थे s डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां पे आ गया थीटा, यहां पे v लेते थे, यहां पे ओमेगा आ गया हमारे पास, यहां पे a लेते थे, यहां अल्फा, ठीक है। अभी और सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे और तीन हमारे पास रिलेशन आ गए हैं, थीटा s is equal to r theta, second v is equal to r omega, and third one is a is equal to r alpha। ये तीन इक्वेशंस और ये चीजें अभी हमको पता चली। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, एक हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसमें हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये बॉडी जो है इसको हम कह रहे हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, किसी भी तरह की बॉडी आप बना दीजिए, वो रिजिड बॉडी है, बट द कंडीशन इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, दैट डज नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। और यहां पे हम एक एक्सिस ले रहे हैं, इस एक्सिस के बारे में बताते हैं कि एक्सिस क्या होता है, ठीक है। और इस बॉडी के कुछ हम पार्टिकल्स ले रहे हैं। ये पार्टिकल है हमारा P1, यहां पे पार्टिकल है P2, ये पार्टिकल है P3, ये पार्टिकल है P4, ठीक है। ये पार्टिकल है हमारा Pn, मान लीजिए nth पार्टिकल है। और इन सभी का मास, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, इसका मास है m4, इसका मास हमने लिया mn, ठीक है। We have so many particles and we are taking their masses as m1, m2, m3 and so on। अच्छा, अब ये जो एक्सिस है, this one is axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल ली, ये r1 हो गई। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r4 एंड दिस वन इज rn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या लिया, एक रिजिड बॉडी, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स की पोजीशन को हमने मार्क कर दिया एंड देयर मासेस we have considered m1, m2, m3 and so on, and the perpendicular distance from the axis of rotation we have considered r1, r2 and so on। तो यहां देखिए ध्यान से, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी है ऑफ रोटेशन। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यहां पे r कर लेते हैं रोटेशन,
तो ये फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सो ऑन प्लस nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा यहां पे हम इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं, v1 है, v2 है, v3, v4, vn, ये लीनियर वेलोसिटीज के लिए है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल्स की हो गई। ठीक है, अब जरा एक बात देखिए, ये जो रिलेशन है हमारे पास v r ओमेगा, इसकी हेल्प से हम यहां पे कुछ वैल्यू पुट करना है। तो v r ओमेगा हमारे पास हो गया, v r ओमेगा, दैट मींस v स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा हमारा सबका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं, ये आ जाएगी हाफ m1, v1 के लिए क्या होगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा सभी पार्टिकल्स का। अब जरा यहां पे प्रेशर देखिए, इसमें से कुछ हम कांस्टेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट ले रहे हैं, यहां से हाफ कांस्टेंट ले रहे हैं और बाहर हमने कांस्टेंट ले लिया, लेकिन क्या बचा यहां पे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और बाहर हमने कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब जरा इसको देखिए, इसको ये है फर्स्ट पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ सिग्मा m r स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो गया हमारे पास बाहर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म में हमने लिखा है। अब जरा इसको हम रिलेट करते हैं जो हमारी लीनियर ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस रिलेशन को यहां से कंपेयर कीजिए, देखिए ये हाफ इस हाफ के इक्वल है। ठीक है, ये v स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर के एनालॉग है। इसका मतलब ये जो मास है दैट मस्ट बी एनालॉग टू दिस क्वांटिटी सिग्मा m r स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, 1 to n। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि ट्रांसलेशनल मोशन में या लीनियर मोशन में जो काम हमारा मास करता है वही काम यहां पे ये क्वांटिटी कर रही है, और इस क्वांटिटी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको डिनोट करते हैं I से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला ये आ गया दैट I is equal to sigma I is equal to 1 to n m r square, या जनरली लिख सकते हैं I is equal to m r square। और ये टर्म हमारा क्या हो गया, this term is analogous to the mass or it plays the same role in rotational motion as mass plays in linear motion या ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये उसका एनालॉग हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया I is equal to mr स्क्वायर। अब इसकी यूनिट देख लीजिए, यूनिट मास की क्या हो जाएगी, kg, और r डिस्टेंस है,
kg मीटर स्क्वायर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमारा I और M एक दूसरे का एनालॉग है। अब नाम से देखिए, ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील ले लीजिए, जैसे आपने इनर्शिया के बारे में पढ़ा है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अपने स्टेट में वो चेंज नहीं करना चाहती है। किसकी वजह से? मास की वजह से। तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो वो भी तो रेजिस्ट करेगी, वो भी रेजिस्ट करेगी। वहां पे जो रेजिस्ट करती थी वो क्या था? किस पे डिपेंड करता था? मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मास का रोल कौन प्ले कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कह सकते हैं दिस इज mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया इन रोटेशन। रोटेशन में या रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया रोल प्ले करती है, जो नहीं चाहती है कि बॉडी घूमे या घूम रही हो तो रुके, दैट इनर्शिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसका फॉर्मूला है I is equal to mr स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है kg मीटर स्क्वायर। तो ये सारा हमारा हो गया रोटेशनल में जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे।